नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी का छठा क्लास। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के आप 5 क्लास इससे पहले वाले देख लीजिए, क्योंकि हम इसमें जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो हर क्वेश्चन पिछले क्लास से रिलेटेड होता है, यानी कि बार बार रिवाइज होता रहता है। तो इसलिए आपको इससे पीछे की सारी क्लास देख लेनी है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है खास करके रेलवे और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपको 100% काम करेगा। साथ ही साथ एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल या फिर एमटीएस, किसी भी प्रकार के एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि ये जो बायोलॉजी क्लास है, अब ऐसे तो नहीं होगा कोई और एग्ज़ाम मान लीजिए रेलवे एसएससी के सिवाय पूछ दे तो उसमें क्वेश्चन बदल सकता है, ऐसा नहीं होगा। यानी ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके रेलवे और एसएससी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। तो आप सभी इससे पहले वाले सारे क्लास को देख लीजिए और उसके बाद फिर आज की क्लास देखना शुरू कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है, यानी पहला क्वेश्चन है, ये 36 नंबर है। इससे पहले हम 34 यानी 35 क्वेश्चन इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लेना है। देखिए इसमें कह रहा है एलोसोम क्रोमोसोम, एक सेकेंड, इसमें कह रहा है एलोसोम क्रोमोसोम में कौन सा विभाजन होता है। देखिए आप सभी क्रोमोसोम तो जानते होंगे, जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और यही वो गुणसूत्र है जिसके माध्यम से यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि किस बच्चे का आँख का कलर कैसा होगा, उसके बाल का कलर कैसा होगा, उसके शरीर में कितने हाथ होंगे, कितने उसके पैर होंगे, ये सारा का सारा डिसाइड करता है ये क्रोमोसोम ही, क्योंकि क्रोमोसोम में जीन होता है और उसी में यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन कोडित रहता है। तो इसमें कह रहा है एलोसोम क्रोमोसोम। तो आप सभी जानते होंगे कि क्रोमोसोम 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम और दूसरा होता है एलोसोम क्रोमोसोम। देखिए ऑटोसोम क्रोमोसोम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कायिक कोशिका यानी कायिक गुणसूत्र, और एलोसोम को कहते हैं जनन गुणसूत्र, यानी कि ये जर्म सेल है, यानी कि इसमें जनन के लिए जो आवश्यक होता है उसके लिए ये एलोसोम होता है, ठीक है। ऑटोसोम हमारे पूरे शरीर में निर्माण के लिए, हमारे शरीर निर्माण के लिए जो आवश्यक होता है, यानी कि कहीं कट फट गया तो उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। और जो जन्म के लिए जो जिम्मेदार, यानी कि शुक्राणु कोशिका हो गया, फिर अंडाणु कोशिका हो गया, ये सारा जो कोशिका है ये एलोसोम कहलाता है। देखिए हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो होता है ऑटोसोम, यानी कि यदि एक्स एक्स है तो एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई है तो वाई वाई ही रहेगा। लेकिन एक जोड़ी जो रहता है, इस 23 में से एक जोड़ी जो बच गया ये होता है एलोसोम, ठीक है। तो इस एलोसोम गुणसूत्र में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री और अर्धसूत्री इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। समसूत्री में क्या होता है, मान लीजिए अगर 2 कोशिका विभाजित हुआ तो उसका यानी कि 2 दूनी 4 कोशिका बनने वाला है। लेकिन अर्धसूत्री में 1 कोशिका विभाजित हुआ तो 1 ही कोशिका बनेगा, यानी कि मान लीजिए कि एक माता से एक्स वाई, पिता से आया एक्स वाई और माता से जाएगी एक्स एक्स, तो इन दोनों का अगर विभाजन किया जाए तो अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, इस माता से तो कोई एक्स आएगा और पिता से या तो एक्स भी आ सकता है या फिर वाई भी आ सकता है। अगर वाई आ गया तो बेटा होने वाला है, यानी कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो बेटा होगा, यानी कि बॉय होगा। और अगर एक्स आ गया तो वो दोनों एक्स एक्स हो जाने की वजह से होने वाली जो बच्ची है वो गर्ल होगी, ठीक है। तो एलोसोम क्रोमोसोम में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी सारे क्रोमोसोम में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। असूत्री विभाजन क्या होता है, जैसे कि अमीबा और जो हाइड्रा है, ये जो अपने आप में डिवाइड हो जाता है, ये असूत्री विभाजन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा है जो केंद्रक का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है केंद्रिका, सी है गुणसूत्र और डी है जीन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये है राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम केंद्रक का भाग नहीं है। मान लीजिए ये एक कोशिका है और इस कोशिका में यहाँ स्थित होता है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके आसपास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम भी इसी बाहर में पाया जाएगा, यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और केंद्रिका क्या होता है, तो
तो आप सभी जानते होंगे, मान लीजिए ये यहाँ जो हम आपके पास चित्र रहे हैं ये है न्यूक्लियस, यानी कि ये केंद्रक है। और इस केंद्रक को नियंत्रित करने के लिए बीच में एक जो है गहरा बैंगनी कलर का एक यानी कि स्पॉट बना रहता है, वो जो कि न्यूक्लियोलस है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। यानी जिस तरह से एक केंद्रक पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार केंद्रिका पूरे केंद्रक को नियंत्रित करता है। तो ये जो केंद्रिका है, ये केंद्रिका भी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र यानी कि डीएनए और आरएनए में जो पाया जाता है वो गुणसूत्र होता है, और उसी डीएनए आरएनए में सबसे छोटा इकाई जो होता है वो जीन होता है, जो कि एकदम केंद्रक में ही पाया जाता है, यानी केंद्रक के बीच में ही पाया जाता है। तो इसमें से जो ये तीनों है, केंद्रिका, गुणसूत्र और जीन, ये सभी केंद्रक में पाया जाता है। अब बाकी राइबोसोम जो है वो केंद्रक में नहीं पाया जाता है, केंद्रक के बाहर पाया जाता है कोशिका में। ठीक है, ये कोशिका मान लीजिए, तो बाहर में राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब पाया जाएगा, और केंद्रक में केंद्रिका पाया जाएगा, गुणसूत्र पाया जाएगा और जीन पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के अंदर जेली जैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं। मान लीजिए ये एक कोशिका है और इन कोशिका में पाए जाते हैं केंद्रक, उसके केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, उसके आसपास में देखिए कि यहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ लाइसोसोम, राइबोसोम, और ये सारे के सारे अंग जो हैं इस केंद्रक के चारों ओर पड़े हुए हैं। लेकिन इन सभी अंग आपस में एक साथ सट ना जाए, एक साथ जुड़ ना जाए, यानी गांठ ना बन जाए, इसके लिए इसमें एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, यानी कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब जीव द्रव्य क्या होता है, देखिए एक कोशिका द्रव्य हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस में भी कितना चीज पाया जाता है, जैसे डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, डीएनए, आरएनए, केंद्रिका, ये सब पाया जाता है। तो ये सब भी आपस में ना चिपक जाए, इसलिए केंद्रक के अंदर में भी एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य या फिर उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर पूछे केंद्रक के अंदर तो हो जाएगा केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, और अगर पूछ ले केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम जीव द्रव्य। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो जीव द्रव्य क्या है, केंद्रक द्रव्य भी और कोशिका द्रव्य भी, दोनों को मिला दिया जाता है तो वो जीव द्रव्य हो जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य सिर्फ कोशिका के बाहर जो, यानी कि कोशिका के अंदर केंद्रक से बाहर जो पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य। गुणसूत्र क्या होता है, वो केंद्रक में पाया जाता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। और हरित लवक यानी कि हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है जिसकी उससे प्रकाश संश्लेषण होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोशिका नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कोशिका नहीं है, क्योंकि कोशिका चैप्टर पढ़े पढ़े आपको 6ठा क्लास आ गई है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इनमें से कौन सा कोशिका है, कौन सा कोशिका नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कोशिका नहीं है। तो देखिए आरबीसी एक कोशिका है, यानी कि ये ब्लड की कोशिका है, जिसे हम रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं, यानी कि रक्त विमाणु, यानी कि लाल रुधिर कणिका जो होता है वो आरबीसी होता है। तो ये एक कोशिका है। जीवाणु भी एक कोशिका है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया भी कई प्रकार के सुने होंगे आप, तो वो सभी यानी कि कोशिका है। शुक्राणु कोशिका ये भी एक कोशिका है, क्योंकि जो जनन के लिए सबसे आवश्यक होता है यानी कि मेल में, वो शुक्राणु कोशिका है। ये विषाणु जो है ये कोशिका नहीं है, विषाणु कोशिका नहीं है, क्योंकि विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है, क्योंकि ये विषाणु जब तक प्रकृति में पड़ा रहता है तब तक ये जीवित नहीं रहता है, ये निर्जीव के भांति बिहेव करता है। लेकिन जब ये किसी होस्ट सेल में पहुंच जाता है, मान लीजिए किसी इंसान में, या फिर कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो पादप को भी नुकसान पहुंचाते थे, अगर किसी होस्ट सेल में पहुंच गया तो फिर ये जीवित जैसा व्यवहार करने लगता है विषाणु। तो इसीलिए इसे कोशिका हम नहीं मानते हैं, यानी कि कोशिका सिद्धांत में इसे कोशिका नहीं माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोशिका नहीं है, तो विषाणु एक कोशिका नहीं है, जिसे हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है, वायरस, और बैक्टीरिया कहते हैं जीवाणु को। तो बैक्टीरिया तो कोशिका है, लेकिन विषाणु कोशिका नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये सारा का सारा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं, तो आप सभी को इसका ध्यान से देख लेना है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए विद्याग्राम बाय GM सर, तो आपको जो वहाँ पे टेलीग्राम आएगा उसमें ज्वाइन हो जाना है और सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ से प्राप्त करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली कहे या फिर कोशिका झिल्ली कहे, दोनों एक ही बात है, यानी कि कोशिका के जो बाहरी आवरण बना होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। तो ये कौन चीज़ से बना होता है, तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों को मिला करके बना होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली
प्रोटीन और लिपिड से बना होता है और इसका संश्लेषण कौन करता है? इसका संश्लेषण करता है ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप पढ़े होंगे, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड बनाता है। और इन दोनों लिपिड मिला करके यानी कि प्रोटीन और लिपिड मिल करके एक प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है, यानी कोशिका के बाहर के झिल्ली का निर्माण करता है ताकि कोशिका को प्रोटेक्शन मिल सके। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है, और ये ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ये यही जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसी में पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जा करके आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, उसमें ये कोशिका एज इट इज यानी ये क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाला है। हालांकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं भी मिल सकता है या मिल भी सकता है, क्योंकि ऑप्शन हम अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करते हैं ताकि चीज़ें आपको समझा सकें। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लवक, यानी कि और इन्हीं लवक का एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जिसे हम हरित लवक कहते हैं, यानी कि वो क्लोरोप्लास्ट यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। उसी प्रकार से ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ये सभी लवक का ही हिस्सा है और लवक सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पादप में भी पाया जाएगा, लाइसोसोम जंतु में भी और पादप में भी, और रसधानी जंतु में भी और पादप में भी। देखिए रसधानी जो है ये एक खाली जगह पर रहता है कोशिका के अंदर, जो कि जंतु में छोटा होता है और जो पादप है उसमें बड़ा होता है। कारण क्या है कि जंतु को तो भोजन जो है हर 4 घंटे 5 घंटे या फिर 12 घंटे के अंतराल में मिल ही जाता है, तो उसे कुछ ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए एक पादप है और उसका पतझड़ का मौसम आ गया, तो वो फिर किस तरह से जीवित रहेगा। तो इसलिए पौधा के पास रसधानी जो है वो बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में पाया जाता है और इसमें अपना वो भोजन स्टोर करके रखता है ताकि पतझड़ के मौसम में उसका उपयोग करके जीवित रह सके। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप में पाया जाएगा, तो हो जाएगा लवक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है, और ये क्वेश्चन ALP और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया है। ठीक है, यही 2022 वाले में, तो जा करके आप देख सकते हैं। यानी कि आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन से हैं। अब आनुवांशिक सामग्री क्या होता है कि जिस तरह से एक बच्चे में कौन सा गुणसूत्र जाने वाला है माता पिता के यानी कि गुण को लेकर के। देखिए इस तरह से बच्चे का आँख किस तरह से होगा, आप लोग देखे होंगे कि एक बच्चा का जो है शरीर में हर एक फीचर या तो उसके माता से मिलता है या फिर इसके पिता से मिलता है, तो वही जो गुणसूत्र जो है वो इसका ट्रांसफ़र करता है, यानी गुणसूत्र के माध्यम से ही जो इसका इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से बच्चे का बाल होगा, आँख का रंग होगा, यानी कि उसका शक्ल होगा, हाइट होगा, ये सब निर्धारित करता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। और वो कहाँ पाया जाता है, जीन, यानी गुणसूत्र में जीन पाया जाता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं जीन। हर जीन जो है कोडिंग किया हुआ रहता है कि इसमें इस तरह से फीचर जाने वाले हैं। युग्मक और ये अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी होगा नहीं, यानी कि इसी अनुवांशिक के बारे में पढ़ना अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, और जर्म कोशिका और युग्मक इन दोनों को समझिए। युग्मक को हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं गैमिट। जैसे कि युग्मक मान लीजिए, देखिए युग्मक एक कोशिकीय होता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक कोशिका होता है, जबकि यहीं पे युग्मक की जगह युग्मनज हो जाए, यहीं पे युग्मनज हो जाए तो ये 2 कोशिकीय हो जाता है। ध्यान रखिए, युग्मक मान लीजिए कि युग्मक को हम इंग्लिश में गैमेट कहते हैं, तो मान लीजिए युग्मक जो है एक पिता का युग्मक जो शुक्राणु है यानी कि स्पर्म, और एक माता का युग्मक है ओवा। ये है, ये स्पर्म भी एक युग्मक है और ओवा भी एक युग्मक है, और इन स्पर्म और ओवा को मिला देने से जो बनता है वो होता है युग्मनज, यानी जिसे हम जैगोट कहते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान रखिए 2 युग्मक के मिलने से एक युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए इंग्लिश में तो थोड़ा अंतर है, एक गैमिट है दूसरा जैगोट है, लेकिन इसमें याद करना बहुत ही मुश्किल है कि युग्मनक और युग्मक में आप फंस सकते हैं। देखिए युग्मक में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 शब्द, और युग्मनज में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 शब्द। तो आपको ध्यान रखना है युग्मक 4 शब्द, युग्मनज 5 शब्द। तो जो युग्मक है यानी 4 शब्द वाले वो एक कोशिकीय होता है, यानी कि सिर्फ एक, यानी या तो मेल का हो जाएगा या फिर फीमेल का हो जाएगा, और दोनों के मिलने से हो जाएगा 5 अक्षर वाला युग्मनज। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। युग्मनज को इंग्लिश में जैगोट कहते हैं, यानी कि जिसे जेड से लिखते हैं, और युग्मक को हम गैमिट कहते हैं। तो ये हो गया युग्मक और युग्मनज समझ में। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद ये आपको ऑप्शन नंबर डी समझाते हैं। ये कह रहा है जर्म कोशिका, तो यही जो जन्म लेने के लिए जो आवश्यक है वही जन्म कोशिका हो जाएगा, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि मेल के लिए शुक्राणु और फीमेल के लिए अंडाणु यानी ओवा। ठीक है,
तो अजर्म कोशिका हो जाता है। तो इसमें कह रहा है अनुवांशिक सामग्री के वाहक, तो जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अंग औषधि एवं विष के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। ये SSC GD में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, यानी कि इससे पहले वाले में जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम यहाँ कराने वाले हैं। यहाँ तो हम अभी लिख करके ले आए, लेकिन जो लिख के नहीं भी लाते हैं वो सारा क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि हम तो खुद जा करके बायो में रिसर्च किए नहीं हैं। तो हमें क्या यही कि जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वहीं से उठाते हैं और आप लोगों के सामने यहाँ पे हम आप उसको प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आप सभी उसको देख लीजिएगा कि ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। यहाँ कह रहा है कौन सा अंग औषधि एवं विष के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है, तो ये हो जाएगा ER, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खास करके लिखा रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चल सकता है। ठीक है। गोल्गी का क्या काम है, ये प्रोटीन का पैकिंग करता है और भेज देता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ATP का निर्माण करना, यानी ऊर्जा बनाना। तो इसका सही आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये विष को, यानी जहरीले पदार्थ को जो है वो विष नष्ट कर देता है। आपको इससे पहले एक लाइसोसोम पढ़ाए थे। लाइसोसोम क्या करता है, खुद ही पट के कोशिका को गला देता है, लेकिन ये क्या करता है, ये विष को ही यानी प्रभावहीन कर देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा होता है, यानी कि ये जो कोशिका के लिए ऊर्जा का मुद्रा होता है, यानी जिसका खर्च करता है कोशिका, वो क्या होता है, वो होता है ATP, जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में भंडारित होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनवाते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का बनाता है और ATP के रूप में स्टोर करके रख लेता है, और इसी ATP का उपयोग करके जो है कोशिका अपना काम करता रहता है और हमें एनर्जी देता रहता है। तो ATP इसका सही आंसर हो जाएगी, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है। पायरूवेट नहीं होगा और ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज के टूटने से ही ATP का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन में नहीं होगा, यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलने से ATP बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और साथ ही साथ थोड़ा ऊष्मा भी निकलता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई क्या है, जो कि RRB ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, आपको बताया था कि राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S होते हैं प्रोकैरियोटिक में और 80S होता है यूकैरियोटिक में। तो ये प्रोकैरियोटिक पूछ रहा है, यानी 70S वाला पूछ रहा है। तो ये 70S कुछ प्रकार इस प्रकार डिवाइड होता है, यानी ये है आपका बड़ा हिस्सा और ये है आपका छोटा हिस्सा, और इन दोनों हिस्सा के बीच से होकर के गुजर रहा होता है mRNA, जिसे हम मैसेंजर RNA कहते हैं। यानी RNA तो 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है। तो ये mRNA जो है इन दोनों राइबोसोम के बीच से होकर गुजर रहा होता है। तो ये ऊपर वाला भाग को बड़ा भाग कहते हैं, नीचे वाले भाग को छोटा भाग कहते हैं, और इसे S से निर्धारित करते हैं, क्योंकि S मतलब होता है श्वेत वर्ग इकाई। यहाँ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो होता है 50S और 30S, यानी 50S और 30S मिला करके 70S होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 50 और 30 किस प्रकार से 70 हो जाएगा, यानी कि इसमें बायोलॉजी में इसी प्रकार जोड़ा जाता है, यानी 50 और 30 80 नहीं बल्कि 70S हो जाएगा। ठीक है। फिर 80S क्या होगा, देखिए 50 में 10 बढ़ाइए 60 हो जाएगा, और 30 में 10 बढ़ाइए 40 हो जाएगा। तो ये 60S और 40S, ये 80S हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक होता है 50S प्लस 30S। 50 और 30 होता 80 है, लेकिन बायोलॉजी में हो जाएगा 70, और 60 और 40 होता है कितना है, 100 होता है, लेकिन बायोलॉजी के राइबोसोम वाले पार्ट में हो जाता है ये 80S। तो इसको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक में हो जाएगा 50S प्लस 30S, यूकैरियोटिक में हो जाता है 60S प्लस 40S। ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। इसीलिए बायोलॉजी वाले विद्यार्थी कभी भी मैथ नहीं लेते हैं, और मैथ्स वाले विद्यार्थी कभी बायोलॉजी नहीं लेते हैं। नहीं तो वहाँ पे पढ़ा के आए मास्टर साहब कि 50 और 30 80 होता है, यहाँ पढ़ाए मैम जो कि बायोलॉजी के लिए 50 और 30 70 होता है। तो इस तरह से वो एकदम से कन्फ्यूजन में चला जाएगा। इसलिए मैथ्स वाले बायो नहीं रखते और बायो वाले मैथ्स नहीं रखते, यही मूल अंतर है। ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। आपको अगर आपको चाहिए PDF तो जाइए आप विद्याग्राम पे और वहाँ से सारा PDF लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।